साथियों नमस्कार। जैसा कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और डीएसएसबी के लिए कला सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, तो हम लोग पिछली कक्षाओं में देखे थे, कला का अर्थ देख लिए थे, कला शब्द किस भाषा से निकला है ये भी देख लिए थे। मित्रों, 2 दिन मैंने क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरा जो है वाइवा था। दरअसल मैं भी आप लोगों के बीच में ही कंपटीशन अभी देता हूँ। भले से मेरा एक जगह स्थायी हो गया, लेकिन अभी भी मैं कंपटीशन के ही क्षेत्र में हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरा ज़रूर जो है मेरा सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हम लोग देखे थे, देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं क्योंकि 2 दिन हम क्लास नहीं ले पाए थे। देखिए, कला में 2 पार्ट होता है, एक भारतीय कला, दूसरा यूरोपीय कला। तो हम लोग भारतीय कला में कला को देख रहे थे। कला किसे कहते हैं, कला का अर्थ क्या होता है। किसी भी कार्य, एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी कार्य को निपुणतापूर्वक या कुशलतापूर्वक करना जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही कला, उसी को ही कला कहा जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, एक प्रकार की कला है। कोई चीज़ बना रहे हैं, वो भी एक प्रकार की कला है। आप लोग भी कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं या नई चीज़ की खोज कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार की कला है। तो कला शब्द जो है, कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कला, भिन्न भिन्न विद्वानों ने, कलाविदों ने कला को भिन्न भिन्न धातुओं से निकलती हुई माने हैं। जैसे कुछ विद्वान, कुछ कलाविद जो होता है, कला को कल धातु, कुछ विद्वान कत धातु से निकला हुआ मानते हैं। कल का अर्थ होता है प्रेरित करना। कल का अर्थ होता है प्रेरित करना। कल का अर्थ होता है प्रेरित करना। और कत का अर्थ होता है सुंदर होता है, कोमल होता है, मधुर होता है। इसका अर्थ जो है, अर्थ सुंदर, कोमल, मधुर। इसका अर्थ, कत का अर्थ होता है सुंदर होता है, कोमल होता है, मधुर होता है। कल धातु का अर्थ होता है प्रेरित करना होता है। कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कला का सबसे पहले यथार्थवादी शब्द का प्रयोग, कला में कला का यथार्थवादी शब्द का प्रयोग जो होता है, या कला के लिए यथार्थवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। यथार्थवादी शब्द का प्रयोग, यथार्थवादी शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि किए थे। अब किस ग्रंथ में किए थे? ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र। ग्रंथ में कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला को भिन्न भिन्न कलाविदों ने भिन्न भिन्न धातुओं से निकला हुआ मानते हैं। कुछ जो कल धातु से निकला मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ जो कत धातु से निकला मानते हैं, जिसका अर्थ होता है सुंदर, कोमल, मधुर होता है। कला का यथार्थवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने किया था। कला का यथार्थवादी शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में किया था। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। और कला का वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण सर्वप्रथम प्लेटो ने किया था। कला का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्लेटो ने किया था। उसके बाद हेगल महोदय ने किया था। कला, मित्रों यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब इसके और देखिए, कला यहाँ तक भी, कला जो है, कला का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद
वेद में ऋग्वेद में मिलता है। कला का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। या कला का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो है यह सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ है। ऋग्वेद सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ है। और ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया। सबसे अधिक जो है सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। किस नदी का? सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। सबसे पवित्र नदी सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार मिलता है। तो मित्रों हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। पिछली कक्षा में एक बार हम रिवीजन करवा रहे हैं, पिछली कक्षाओं का रिवीजन करवा रहे हैं। तो देख लीजिए कला को जो हम लोग भारतीय कला को दो वर्गों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। इसमें से एक भारतीय कला होता है, दूसरा जो यूरोपीय कला। भारतीय कला का परीक्षाओं देखिए, भारतीय कला का यहाँ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। भारतीय कला का पोर्शन जो है टीजीटी में भारतीय कला से 125 टोटल 125 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 115 प्रश्न आपके भारतीय कला से आते हैं परीक्षाओं में। और यूरोपीय कला से 10 प्रश्न जो है यूरोपीय कला से आते हैं। तो एक कुल टोटल 125 प्रश्न होते हैं, इसमें निगेटिव मार्क नहीं होता है। अब ये समझ लीजिए कि 2 घंटा में आपको 125 प्रश्न करने रहते हैं, जिसकी सबसे अधिक भूमिका भारतीय कला की रहती है। तो भारतीय कला के विषय में हम पढ़ रहे थे, मिटा दे रहे हैं इसको। भारतीय कला के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं में। तो हम लोग पढ़ लिए थे भारतीय कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला को कुछ कलाविद जो हैं कल धातु से निकला मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कल धातु का अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ जो है कत धातु से निकला मानते हैं कुछ कलाविद, जिसका अर्थ होता है सुंदर, कोमल, मधुर होता है। कला का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्लेटो ने किया था। उसके बाद हीगल महोदय ने कला का यथार्थवादी शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने किस ग्रंथ में किया था? नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया था। कला का सबसे पहले उल्लेख जो था किस वेद में मिलता है? कला का सबसे पहले उल्लेख या सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है? 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, या प्रथम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक
बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कृषि का 24 बार उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, ये हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है, वो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मित्रों, ये समझ लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न है, 2 प्रश्न, एक प्रश्न तो आपको 100% मिलेगा, क्योंकि देखिए मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरफ प्रतियोगी छात्र हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ, मैं प्रतियोगी छात्र हूँ। तो मैं भी तैयारी करता हूँ। तो मैं जान रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहा हूँ, बहुत तमाम किताबों का अध्ययन करता हूँ। तो मुझे अनुभव थोड़ा बहुत है कि कहाँ से क्वेश्चन तैयार कर सकता है आयोग, या कैसे प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए सब प्रश्न, जितने भी प्रश्न बताए हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। और आप लोग प्रैक्टिस सेट करिएगा। इस चैप्टर से, भारतीय कला से शुरुआती दौर से पाएंगे किसी में से क्वेश्चन जो है आयोग उठाया है। तो देखिए प्रश्न कैसे बनता है। पूछ दिया कि कला किस भाषा का शब्द है। देखिए ये भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे प्रश्न पूछता है, इसको भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं हम लोग। परीक्षाओं में जाते हैं तो वही थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे हम लोग चयन से वंचित हो जाते हैं। मित्रों देखिए कैसे प्रश्न पूछता है, कला जो है किस भाषा का शब्द है। तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला कला का, अब देखिए संस्कृत भाषा का, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कला यथार्थवाद शब्द, यथार्थवादी शब्द का प्रयोग, कला में यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। ये भी देखिए बहुत 100% इम्पोर्टेंट है। भरत मुनि ने किया था। कला में यथार्थवादी शब्द का प्रयोग, या कला के लिए यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। या इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि कला में यथार्थवादी शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने किस ग्रंथ में किया था? नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। या इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ किसका है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। या ये भी पूछ सकता है कि कला शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, किस वेद में मिलता है? कला शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद से प्रश्न उठा सकता है। देखिए कला के दृष्टि से हम बता रहे हैं, ये मत सुनिए समझिएगा कि क्योंकि कला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो कला के दृष्टि से ही बता रहे हैं। कला से यहाँ से क्वेश्चन जो भी पूछेगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होने देंगे। ये विश्वास के साथ आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ से देखिए ऋग्वेद, कला का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। किस वेद में किया गया था? ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ है। वो दिया सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद। या पूछ दिया ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है? तो 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। पूछ दिया ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। पूछ दिया ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी को माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। पूछ दिया कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो 1 बार किया गया है। पूछ दिया यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो 3 बार उल्लेख किया गया है। पूछ दिया कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 24 बार किया गया है। तो मित्रों इस प्रकार से प्रश्न बनाता है। मैंने ये पिछली कक्षाओं में बताया था। आज क्योंकि 2 दिन मैं नहीं था, क्योंकि मेरा वाइवा था, तो इसलिए 2 दिन नहीं हम कुछ पढ़ा पाए। तो इसका रिवीजन करा रहे हैं 2 मिनट में। इसके आज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख ग्रंथ को पढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछता है। उसको ग्रंथ को पढ़ेंगे कि उस ग्रंथ में कितने कलाओं का उल्लेख किया गया है, और कुछ कला से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, और कला का वर्गीकरण आज पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में 100% यहाँ से मिलने की संभावना है पूरी। ये समझ लीजिए मित्रों। और थोड़ा मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी जो है एक प्रतियोगी परीक्षार्थी हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और मैं आप लोगों की सेवा में जो भी मैं मुझे ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है,
मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा और बताने का भी प्रयास करूँगा कि कहाँ से आप लोग कमी हो सकती है परीक्षाओं में, उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं, कमियाँ जो है हम लोगों को परीक्षा में वंचित कर देती है चयन से। मित्रों वो भी ध्यान दीजिएगा कि देखिए कुल मिला के 125 प्रश्न होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, माइनस मार्क नहीं होता है। पूरा विधिवत पढ़ाई करिएगा और आप लोगों को आप एक और अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी में पद की वृद्धि होने की संभावना पूरी 99% बनी हुई है, 99% बनी है, क्योंकि एक जब नए आयोग का गठन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो पोर्टल इसका टीजीटी या पीजीटी का पोर्टल खोलने की बात चल रही है और उम्मीद है कि पूरी तरह से पोर्टल खोला जाएगा, उसमें सीटों का वृद्धि होगी। आप लोग मेहनत से पढ़िए ताकि जो है पहली बार में सफलता पा जाए और अपने सपनों को तथा अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। मित्रों इस उद्देश्य से पढ़ाई करने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए चीज़ें वही रहती हैं, चीज़ें वही रहती है, पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अलग अलग रहता है और कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं कि लोग वंचित हो जाते हैं। जो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोगों के पास समय है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी करने का प्रयास करिए। मैं भी खुद करता हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं भी हमेशा पढ़ने का प्रयास करता हूँ, कुछ नई नई चीज़ें इसमें सीखने की प्रयास करता हूँ। मित्रों ज़्यादा समय ना गंवा कर इसके आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों आप लोगों से छोटा सा सहयोग मांग रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जो भी मित्र आपके संपर्क में हो उनको शेयर करने का ज़रूर प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें हर शुरू से लेकर मैं हर टॉपिक को पूरा समाप्त करने का प्रयास करूँगा, वो भी निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। मित्रों थोड़ा सा भी आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिएगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक फॉरवर्ड शेयर करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। मित्रों इतना आप लोग देख लिए, एक बार फटाफट रिवीजन हमने करवा दिया, इसके आगे हम लोग देख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। मित्र देख लीजिए। देखिए कला से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम बता रहे हैं, 2-4 परिभाषाएं हैं, ज़्यादा नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में आती हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, जैसे परिभाषाएं परिभाषाएं कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये परिभाषा या कथन किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। एक कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। अब यही देखिए, एक जो शब्द बदलेगा परिभाषा दूसरी की हो जाएगी। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। कला में देखिए, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। रविंद्रनाथ टैगोर, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ये किसने लिखा था? देखिए जॉन एरिक्सन की है। देखो मित्रों छोटा छोटा पॉइंट मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए थोड़ा मैं भी पढ़ने का प्रयास करता हूँ, तब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ।
जॉन एरिक्सन की है, जॉन एरिक्सन की है, एरिक्सन ये जॉन एरिक्सन की है। देखिए, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है, अपनी अभिव्यक्त करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त करता है। देखिए, अपनी अभिव्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त करता है जॉन एरिक्सन। अब यही देखिए, आदि भौतिक सत्ता की अभिव्यक्त का माध्यम कला है। आदि भौतिक सत्ता की अभिव्यक्त का माध्यम कला है। आदि भौतिक सत्ता की अभिव्यक्ति का माध्यम कला है, ये किसने कहा था? यह कथन जो है हीगल महोदय का है, हीगल महोदय, जिसने कला को दो वर्गों में विभाजित किया है, एक उपयोगी कला, एक ललित कला। अभी हम बताएंगे। आदि भौतिक सत्ता की अभिव्यक्ति का माध्यम कला है, यह कथन किसका है? हीगल महोदय का है। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त करता है, जॉन एरिक्सन का कथन है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। और दूसरा, दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप, दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप कला है। दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप कला है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है फ्रायड का है, सिगमंड फ्रायड। आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसमें सिगमंड फ्रायड का है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक जो है सिगमंड फ्रायड है। वही सिगमंड फ्रायड दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप फ्रायड ने दिया था। देखिए, याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। यदि भावनाओं लग जाए तो जॉन एरिक्सन। आदि भौतिक सत्ता, यदि भौतिक सत्ता लग जाए, किसी भी शब्द में भौतिक सत्ता लगा है, हीगल महोदय ने, क्योंकि हीगल महोदय ने कला को दो वर्गों में विभाजित किया है, एक उपयोगी कला, एक ललित कला। तो उपयोगी कला वही कला होती है जिसमें भौतिक सुख की प्राप्त होती है। तो भौतिक सत्ता आ जाए, हीगल महोदय को मार दीजिए। ये दमित भावना आ जाए, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने, जान रहे हैं साइकोलॉजी पढ़े होंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। तो दमित भावनाओं का यदि वाक्य में दमित भावनाएं आ जाती है तो सिगमंड फ्रायड को लगा दीजिएगा। तो मित्रों, ये देखिए 4 परिभाषाएं हैं, तो 4 परिभाषाएं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है, कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त करता है, किसका कथन है? जॉन एरिक्सन का है। आज भौतिक सत्ता की अभिव्यक्ति का माध्यम ही कला है, किसका कथन है? हीगल महोदय। दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप कला है, फ्रायड का है कथन। किसका कथन है? फ्रायड का है। और मित्रों, इसके आगे हम लोग ग्रंथ को पढ़ेंगे। कहाँ ग्रंथ को पढ़ेंगे? किस ग्रंथ में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है, तो हम लोग ग्रंथ को भी देख लेंगे आज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मित्रों, विश्वास केवल बनाकर आप लोग पढ़िए। एक भी क्वेश्चन जहाँ से पढ़ा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं भी इसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि टीजीटी मुझे भी देना है, तो मैं भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कि आयोग किस प्रकार से बना रहा,
आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ भी सकते हैं, और मैं वहाँ जो है जो भी क्वेश्चन मॉडल पेपर पुराना है उसको भी देने का प्रयास करूँगा, और अपने से भी बनाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आयोग बना सकता है, तो टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग, तो उसी में मैं भेजता रहूँगा। नहीं तो फिर मेरे पास माध्यम क्या ही रहेगा, उसी टेलीग्राम में भेज सकता हूँ। तो देखिए कुछ जो है हम कुछ बता रहे हैं ग्रंथ जिसमें कला का उल्लेख कितनी बार किया गया है। प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए, प्रमुख ग्रंथ जैसे कला विलास ग्रंथ, जैसे कला विलास ग्रंथ, कला विलास ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कला विलास में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। काम सूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कला विलास में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कला विलास क्षेमेंद्र की है ग्रंथ, कामसूत्र वात्स्यायन की है। उसके बाद देखिए ललित विस्तार में ललित विस्तार ग्रंथ में 86 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कलाओं का उल्लेख किया गया है। ललित विस्तार ग्रंथ में 86 कलाओं का उल्लेख किया गया है। शुक्रनीति ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए कला विलास में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। ललित विस्तार ग्रंथ में 86 कलाओं का उल्लेख किया गया है। शुक्रनीति ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद प्रबंध कोश ग्रंथ में 72 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कलाओं का उल्लेख किया गया है। पर देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, पहले मैं बता दूं। कला विलास ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया। कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख। ललित विस्तार ग्रंथ में 86 कलाओं का उल्लेख किया गया। शुक्रनीति ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया। प्रबंध कोश ग्रंथ में 72 कलाओं का उल्लेख किया गया। देखिए कैसे प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न बनाएगा कि कला विलास ग्रंथ में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है, तो 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कितने? 64 कलाओं का। कामसूत्र ग्रंथ में कितने कलाओं का उल्लेख किया गया, इसमें भी 64। पूछ दिया ललित विस्तार ग्रंथ में कितने कलाओं का उल्लेख किया गया, 86। पूछ दिया शुक्रनीति ग्रंथ में कितने कलाओं का उल्लेख किया गया है, 64 कलाओं का। पूछ दिया प्रबंध कोश ग्रंथ में कितने कलाओं का उल्लेख किया गया है, 72 कलाओं का उल्लेख किया गया। या पूछ दिया कला विलास ग्रंथ किसका है, कला विलास ग्रंथ जो है क्षेमेंद्र का है। क्षेमेंद्र का है। कला विलास किसका है, क्षेमेंद्र का है। कामसूत्र पूछ दिया वात्स्यायन का है। वात्स्यायन का है। पूछ दिया प्रबंध कोश किसका है, राजशेखर का है। राजशेखर सूरी। शुक्रनीति ग्रंथ सही है, शुक्रनीति ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। मित्रों इस प्रकार से देखिए प्रश्न जो है पूछता है, और इसके आगे हम जो है कुछ ग्रंथ लिखा दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको देख लीजिए आप लोग। पूछ दिया कला विलास किसका है, क्षेमेंद्र का। पूछ दिया कामसूत्र किसका, वात्स्यायन का।
प्रबंध कोश किसका? राजशेखर सूरि का। इसमें प्रबंध कोश में कुल कितने ग्रंथों का उल्लेख किया, कितने कलाओं का उल्लेख किया गया है? 72 कलाओं का। ललित विस्तार में 86 कलाओं का उल्लेख है। कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया। मित्रों आप लोग देख लीजिए, प्रमुख ग्रंथ हमने लिखा दिया। अब इसमें कितने कलाओं को उल्लेख किया गया है? इतने। अब इसके बाद प्रमुख ग्रंथ लिखा रहे हैं, कला से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं उसको देख लीजिए एक बार। मित्रों एक बार देख लें वीडियो चल रहा है कि नहीं जो है। तो मित्रों प्रमुख ग्रंथ लिखा रहे हैं। प्रमुख ग्रंथ देखिए, चौर पचाशिका ग्रंथ, चौर पचाशिका ग्रंथ ये किसकी है? बिल्हड़ की है। बिल्हड़ की है। चौर पचाशिका ग्रंथ किसकी है? बिल्हड़ की है। कब लिखी गई थी? 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। 11वीं शताब्दी। चौर पचाशिका ग्रंथ बिल्हड़ की है, जो कि 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। पेंटिंग ग्रंथ धीमान की है। और चित्रसूत्र ग्रंथ नग्न जीत। देखिए, चौर पचाशिका ग्रंथ बिल्हड़ की है, जो कि 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। पेंटिंग ग्रंथ धीमान की है। और चित्रसूत्र ग्रंथ नग्नजीत की है। और जगति ग्रंथ खुर की है। इसकी है? खुर महोदय की है। ये प्रमुख ग्रंथ है। मान लीजिए पूछ दिया चौर पचाशिका ग्रंथ किसने लिखा था? बिल्हड़ की है। या पूछ दिया चौर पचाशिका ग्रंथ किसकी है? बिल्हड़ की है। कब लिखी गई थी? 11वीं शताब्दी में लिखी गई। पेंटिंग ग्रंथ किसकी है? धीमान की है। चित्रसूत्र ग्रंथ किसकी है? नग्नजीत की है। जगति ग्रंथ किसकी है? खुर की है। अब देखिए कुछ और ग्रंथ हम लिखा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया किसकी है? लियोनहार्ड एडम की है। कब लिखी गई थी? प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया लियोन एडम की है। कब लिखी गई थी? 1940 में लिखी गई थी। कब? 1940 में लिखी गई थी। और